तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों वही है जो कल आपको मैंने कमेंट्स में पूछा था, आंसर देने के लिए बोला था और आप लोगों ने आंसर भी दिया, बहुत अच्छा। लेकिन एक गलती मुझसे हुई थी, मैंने स्वाति राठौड़ की जगह जो पिछली बार न्यूज़ में आपको स्वाति राजपथ पढ़ा दिया था और आप सब लोगों ने वही सेम नाम आंसर में टाइप किया है। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, दूसरा ये पता चलता है कि मेरी न्यूज़ के अलावा आप न्यूज़पेपर ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मेरी गलती थी कि मैंने राठौड़ की जगह राजपथ लिख दिया गलती से और आप लोगों ने भी वही याद कर लिया। एक्चुअली अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, कहीं मिसप्रिंट हो जाता है कुछ लिखने में, तो आप लोग कमेंट करके कमेंट में मुझे बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट डे जब मैं पढ़ाऊँ आपको तो वो सुधार करवा दूँ। ये आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, एक टीचर की वजह से सबको गलत ना पढ़ाया जाए। तो मेरी गलती है, उसके लिए सॉरी। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगी, पूरी अवेयर रहूँगी कि अगर गलती से मैं आपको कुछ पढ़ा भी देती हूँ जो लिखने में मिस्टेक की वजह से कुछ गलत हो गया हो, तो मैं अगले दिन ही उसको करेक्ट भी करवा दूंगी और कोशिश करूंगी ऐसी गलती ना हो। तो आप सब लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये स्वाति राठौड़ है, स्वाति राजपथ नहीं है। तो इनका भारत से संबंध था। राजस्थान से क्या संबंध था? ये राजस्थान के नागौर की प्रेमपुरा गांव की रहने वाली थी। प्लस इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए दोस्तों, जो केरल में बाढ़ आई थी पिछले साल, उस टाइम में जो बाढ़ पीड़ितों को जो फ्लाइट इससे निकालते हैं ना, एरोप्लेन से, उनकी हवाई मदद करते हैं, उसमें इन्होंने सफलतापूर्वक योगदान दिया था, सफल ऑपरेशन चलाया था। और उस ऑपरेशन में स्वाति राठौड़ भी थी और उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फंसे हुए लोगों को बचाया था। तो बहुत ही बहादुर महिला है और इस बार हमारी फ्लाइंग पास्ट में भाग लेने वाली प्रथम महिला बन जाएंगी। तो दोस्तों आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो वो है पराक्रम दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है और इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहली बार हमारी केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है और आज के बाद हम 2021 के बाद में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में ही याद करेंगे। तो आइए नेताजी से संबंधित कुछ बातें यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। एक तो पराक्रम दिवस, अगर कोई दिवस पहली बार घोषित किया जाता है दोस्तों, तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके साथ ही नेताजी का जन्म कब हुआ था, इन्होंने क्या योगदान दिया था, है ना, कब मृत्यु हुई थी, ये सारी चीज़ें भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोटेशंस में क्वेश्चन आते हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन फिर थोड़ा सा घुमाकर पूछे जाएंगे। तो 1923 में सुभाष चंद्र बोस जो थे यूथ कांग्रेस को अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस नहीं, यूथ कांग्रेस। इसके अध्यक्ष कब बने? 1923 में। फिर हमारी जो कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष बने 1938 में। आप सबको पता है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। और इसके बाद में, लेकिन इसके बाद में गांधी जी और नेहरू जी से मतभेद होने के कारण कांग्रेस उन्हें छोड़नी पड़ी। एक्चुअली गांधी जी से उनके हमेशा वैचारिक मतभेद रहे हैं। गांधी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वैचारिक रूप से पसंद नहीं करते थे, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे और सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कि जिस तरह का व्यवहार हमारे साथ अंग्रेज कर रहे हैं, हमें भी उस तरह का ही व्यवहार करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए, लेकिन गांधी जी हमेशा अहिंसा का रवैया अपनाते थे। दोनों में वैचारिक मतभेद थे, दोनों देश के हित के लिए ही काम कर रहे थे, लेकिन दोनों के विचार नहीं मिलते थे। इस कारण से फिर उन्होंने आगे चल के इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। फिर 1943 में सिंगापुर पहुंचे और सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और फिर आगे चलकर ये जापान के साथ मिल गए। जापान उस समय दोस्तों ब्रिटेन के विपक्ष में लड़ रहा था और जापान ने कहा कि हम आपको सहायता करेंगे अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करवाने में, ठीक है। तो वहाँ पे जाके सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक पूरी सेना का निर्माण किया और एक दिन निश्चित किया गया कि इस दिन हम भारत पर आक्रमण करेंगे और अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करवाएंगे। तो जापानी सेना के साथ सुभाष चंद्र बोस ने 18 अगस्त 1945 को कूच किया। ये 18 अगस्त 1945 नहीं है, 1944 को कूच किया था, ठीक है। 43 में सेना बनाई थी और 44 में भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था।
ये यहाँ पे ये मैं PDF में सही कर दूंगी नीचे, ये मत याद रखिएगा, ठीक है। 18 अगस्त को तो उनकी डेथ हुई थी। लेकिन हुआ क्या था कि जैसे ही इधर भारत पे आक्रमण किया गया, उधर क्या हुआ कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बॉम्ब गिरा दिए थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जापान जो एकदम से चरम पे था, युद्ध में सबसे मजबूत स्थिति में था, वो तहस नहस हो गया। और जापान ने कसम खा ली कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी आधे लोग तो मर चुके हैं, तो मैं युद्ध करके जीत के भी क्या करूँगा, है ना। और उसके बाद से जापान ने तो खैर गैर युद्धात्मक नीति अपना ली थी कि आगे से हम कभी युद्ध ही नहीं करेंगे, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारी सेना हार गई, क्योंकि जापान हारा और जापान का ही तो सहयोग था, हमारे पास तो बहुत कम सैनिक थे। तो इधर हमारी सेना हार गई और क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज के सभी सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी क्रम में फिर 1945 में 18 अगस्त 1945 को ताइवान जा रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, उनका प्लेन क्रैश हो गया था। तो कहा जाता है कि बाद में भी ये उनकी डेथ जो है उसका कोई भी प्रमाण नहीं है, बस प्लेन क्रैश हुआ था उसका प्रमाण है। लेकिन ये नहीं पता था कि सुभाष चंद्र बोस की डेड बॉडी हमें नहीं मिली थी बहुत दिन तक। तो बाद में ऐसा भी कहा गया था कि बोस जिंदा हैं और उन्हें बाद में देखा भी गया था। ऐसे कई बातें आप उनके बारे में सुन सकते हो। तो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, हमारे आज़ाद हिंद फौज के गठन किया था और हमारे देश को एक अलग ही मतलब जो देशभक्ति की भावना हमारे युवाओं में उन्होंने जागृत की थी, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है राजस्थान का, तो राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश GK व्यास को तो बनाया गया है अध्यक्ष, प्लस राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी महेश गोयल को क्या बनाया गया है, सदस्य बनाया गया है। तो GK व्यास को तो अध्यक्ष बनाया गया है और महेश गोयल को क्या बनाया गया है, सदस्य बनाया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, नया बना है तो इसलिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश कौन से हैं विश्व में, तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज मतलब सबसे ज़्यादा कौन व्यापार में आगे बढ़ रहा है, चाइना बढ़ रहा है। तो ऑफकोर्स ही बात है, और चाइना ही अपनी तरह डेवलपिंग कंट्री है, मतलब विकासशील देश है। बाकी अमेरिका तो विकसित देश है, ऐसा नहीं है अमेरिका ब्रिटेन प्रगति नहीं कर रहा है, बट वो विकसित देश है, उनके पास और भी बेहतर टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो कार्बन का उत्सर्जन इतना नहीं करते हैं, वो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, ठीक है, क्योंकि वो उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है और टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं। तो पहला नाम आएगा चाइना का, फिर आएगा अमेरिका का, और फिर आएगा भारत का, और फिर रसिया। 4 तो आपको याद करने ही करने, मतलब 2 तो आप याद कर ही लो कि सबसे ज़्यादा तो चाइना कर रहा है ना, और दूसरा अमेरिका कर रहा है। फिर भारत का तो अपन से पूछता ही है कि भारत कौन से स्थान पे, तो भारत तृतीय स्थान पे है अभी, है ना, और भारत के बाद में रूस है, ठीक है। तो अब ग्लोबल कार्बन एटलस के अनुसार दुनिया भर में लॉकडाउन की अवधि के दौरान कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ। लॉकडाउन की अवधि के दौरान दोस्तों 2.4 मीट्रिक टन कम कार्बन उत्सर्जित किया गया था, क्योंकि लॉकडाउन में ना फैक्ट्रीज चली थी ना ट्रैफिक चला था, है ना, किसी भी तरह का कोई कार्बन नहीं हुआ था। तो हमारी प्रकृति ने फिर से मतलब हरी भरी हो गई थी, फिर से प्रकृति का पुनरुद्धार हुआ था। मतलब हर एक अपन जो गलत चीज़ें होती हैं, जैसे लॉकडाउन लगना, कोरोना आना, ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक झटका था, लेकिन इसमें कुछ अच्छा भी हुआ कि हमारी प्रकृति पहले जैसे हो गई थी कुछ दिन के लिए। देखा नहीं, यमुना का पानी इतना साफ कभी नहीं दिखा था जितना लॉकडाउन की वजह से दिखा। दिल्ली का जो वो है पर्यावरण है वो भी बहुत शुद्ध हो गया था, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव असर हम प्रकृति पर देख सकते हैं। अब ये कार्बन उत्सर्जन चर्चा में क्यों है, ये इसलिए चर्चा में है कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स टेस्ला कंपनी के मालिक, टेस्ला तो बनाती है कार्स दोस्तों, कार जो बनते हैं वो टेस्ला बनाती है। और स्पेस एक्स कंपनी क्या बनाती है, ये जो उपग्रह वगैरह ये जो विमान जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनके लिए बनाई है स्पेस एक्स। तो टेस्ला तो कार हो गई और स्पेस एक्स विमान से रिलेटेड कंपनी हो गई। इन दोनों के मालिक हैं एलन मस्क, है ना। उन्होंने कहा है कि बेहतरीन कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के लिए 10 करोड़ इनाम की घोषणा करी है। क्या है यह, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी मुझे ऐसे टेक्नोलॉजी बना के देगा जिसमें कार्बन कैप्चर किया जा सके, मतलब कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो सके,
तो मैं उसके लिए $10 करोड़ का इनाम दूंगा। 10 करोड़ रुपए नहीं, $10 करोड़। $1 की कीमत 70, 72, 75, 78 के आसपास चलती है। तो आप 10 करोड़ को 70 से ही मल्टीप्लाई देख करके देख लीजिएगा कितनी रकम होती है। तो ये काम वो क्यों कर रहे हैं? ये काम वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी प्रकृति को बेहतर बना सकें, है ना। तो लोगों को एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि आप ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे हम हमारी प्रकृति बचा सकें। तो हमारे लिए समझना यहाँ यह जरूरी है कि कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी क्या होती है। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वायुमंडल में मौजूद कार्बन को अवशोषित करने वाली, कि CO2 जो वायुमंडल में मौजूद है, जो कि किससे निकलती है, पेट्रोल वाले वाहनों से निकलती है, फैक्ट्री से निकलती है, कोयला जलने से निकलती है, उसको अवशोषित कर ले। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए, गाड़ियों में भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो बनाएगा उसको, जो एलन मस्क हैं, वो $10 करोड़ का इनाम देंगे। डेजर्ट नाइट का लक्ष्य क्या है दोस्तों? एक फ्रांस और इंडिया के बीच में जो हमारा युद्धाभ्यास चल रहा है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था 2-3 दिन पहले। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि उस युद्धाभ्यास का नाम क्या है जो हमारे जोधपुर में चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वो बताइएगा। उसी युद्धाभ्यास में डेजर्ट नाइट मनाई गई है, डेजर्ट नाइट 2021 मनाई गई थी। तो ये पूछा गया उस डेजर्ट नाइट का लक्ष्य क्या है, जिसमें अभी 2-3 दिन से आप पेपर में भी पढ़ रहे होंगे, हमारे राफेल ने किया ऐसा प्रदर्शन, है ना। वो सब डेजर्ट नाइट्स में ही हो रहा है, ठीक है। तो भारत और फ्रांस दोनों की सेनाओं के युद्धाभ्यास का लक्ष्य नवीनतम युद्ध तकनीक और रणनीतियों का आदान प्रदान करना है। एक तो दुनिया के सामने हमारी मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाना, और दूसरा एक दूसरे की जो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान करना। यही हर एक युद्धाभ्यास का लक्ष्य होता है जो हम अलग अलग देशों से करते हैं, ठीक है। अमेरिका के जो नए रक्षा मंत्री बनाए गए हैं उनका क्या नाम है दोस्तों? रक्षा मंत्री हमेशा चर्चा में रहेंगे। एक तो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अमेरिका के, मतलब प्रेसिडेंट तो हैं ही, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो हैं ही, उसके लिए उसके अलावा ये 2 मंत्रियों का नाम भी हमें याद रहना चाहिए। तो आज हम रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, वो इसलिए भी स्पेशल हो जाते हैं कि वो पहले श्वेत रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, है ना। तो इसलिए भी बहुत चर्चा में, जिस तरह से कमला हैरिस पहली श्वेत उपराष्ट्रपति बनी है ना, ऐसे ही ये पहले श्वेत रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। इनका नाम है जनरल लॉयड ऑस्टिन। आप ऑस्टिन भी याद रख लोगे उतना भी काफ़ी है, ठीक है। श्वेत ऑस्टिन कुछ भी करके याद रख लीजिए, है ना, कि कई बार ऐसे जो डिफरेंट होता है वो चीज़ पूछ ली जाती है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर बोलने में कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करवा दूँ। और भारत और फ्रांस में चल रही युद्धाभ्यास का नाम क्या है जो हमारे अभी जोधपुर में आयोजित किया गया था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन भी दोस्तों को ज़रूरत है वहाँ तक इसको पहुँचाते रहें। थैंक यू।